हेलो दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज की विज्ञान की वर्कशीट, ठीक है। डेट है हमारी 13/11/2020। कार्यपत्रक 55, वर्कशीट 55। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम, ठीक है। ये सब डालना बिल्कुल ना भूलें। और फिर से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी उसको शुरू करते रहेंगे। और उसके भाग 2 पे हम लोग आ चुके हैं, भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं वर्कशीट नंबर 54 में। अगर आपने अभी तक भाग 1 को नहीं देखा, यानी वर्कशीट 54 को नहीं देखा, तो चैनल पे जाओ और चैनल पे वीडियो है, जाके देखो, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। और फिर आप इस वाले भाग को देखना, ठीक है। तो आज के इस भाग को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मुक्त पतन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं? पृथ्वी पर वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सीधी साफ बात, नो बकवास। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुक्त पतन को संक्षेप में बताइए। तो मुक्त पतन, पतन से यानी कि अलग हो जाना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरता है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर दूसरा कोई बल नहीं लगा रहा, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि एरोप्लेन से एक बंदा गिर गया, ठीक है। अब क्या उसे किसी ने गिराया? नहीं गिराया, वो खुद गिरा है। पर वो जमीन पर नीचे आ रहा है। तो क्यों आ रहा है नीचे? क्या वो चाहता है वो नीचे आए? पर उसे गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है। तो ये उदाहरण है मुक्त पतन का, ठीक है। तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। हाँ, जब जब किसी वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करे और कोई बल कार्य ना करे, तो इसको हम मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा समान रहती है, यानी गति की दिशा जो है वो समान रहती है और बढ़ती जाती है, ठीक है। और दिशा समान रहेगी यानी वो एक ही दिशा में गिरेगा और वस्तु के केंद्र में गिरती है, यानी जो वस्तु होगी वो केंद्र में गिरेगी। जैसे एरोप्लेन से वो जिस जगह गिरेगा ना, वो उसी जगह रहेगा, वो दाएं बाएं नहीं गिरेगा, वो उसी जगह रहेगा जब तक तो कोई अन्य बल ने कार्य ना करे। जब तक तो कोई अन्य अन्य बल उस पर कार्य ना करे, जब गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य करेगा तो वो सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है। और सीधी रेखा में त्वरित होता रहेगा, यानी सीधी रेखा में वो एक्सेलरेट होता रहेगा। सीधी रेखा में वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता रहेगा, सीधी रेखा में अपनी स्पीड को वो बढ़ाता रहेगा, ठीक है। यह वस्तु का वेग यहाँ वस्तु का वेग सदैव त्वरित होता है, ठीक है। वही बात है कि यहाँ जो वस्तु होगी जिसपे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, वो धीरे 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 बढ़ते रहता है, ठीक है। मान के चलिए एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है। वो जो हमारे धूमकेतु होते हैं, वो जब गिरते हैं तो उतना तेज नहीं गिरते, पर जब धरती के संपर्क में आते हैं ना, तो वो आग की लपटों में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये भी उदाहरण है मुक्त पतन का, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया, आप इसे उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। यार वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि अच्छा लगता है यार, आपके सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है काफ़ी, तो एक लाइक तो बनता है। प्रश्न नंबर 2, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। यानी वस्तु के पृथ्वी के बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो वस्तु को एक स्पीड देता है, ठीक है, वस्तु को एक त्वरण देता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षित त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से, ठीक है। और एक हमारा कैपिटल जी था जो कि जो कि हमारा था अनुपात स्थिरांक, ठीक है। एक तो हमारा बिग जी होता है, यानी कि जो कैपिटल जी होता है उसे हम स्थिरांक अनुपात या अनुपाती स्थिरांक कहते हैं, और स्मॉल जी को हम प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। आप भाग 1 को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है इसका, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। अब ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः एम, स्मॉल एम और बिग एम है, ठीक है। तो यानी कि जो वस्तु है वो स्मॉल एम है और जो पृथ्वी है वो बिग एम है, ठीक है। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी द्वारा बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, उसे हम एफ से दिखाएंगे, यानी फोर्स, ठीक है। तो इसको आगे रखते हैं हम। और
पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी डी है, ठीक है। अब उन दोनों पृथ्वी और वस्तु स्मॉल एम और बिग एम के बीच की दूरी है डी, ठीक है। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, सार्वत्रिक नियम मैंने भाग 1 में बताया था, उसे जाकर देख लीजिए। F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डी स्क्वायर, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारा है सार्वत्रिक नियम, ठीक है। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगा बल का परिणाम उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि वस्तु के जो बल लगेगा ना, वो वस्तु के द्रव्यमान यानी वस्तु जितना स्थान घेरती है और त्वरण गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। मुक्त पतन के समय त्वरण ए, जो त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं, वो जी बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जब हम जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, देखिए। जब हम बात कर रहे होते हैं कहाँ की, जब गुरुत्वीय बल की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। जब भी हम गुरुत्वीय बल की बात करेंगे तब आपको याद रहना चाहिए कि वहाँ इस्तेमाल सदैव जी का होगा, ए का नहीं होगा, ठीक है। वैसे हम त्वरण को ए से दर्शाते हैं, पर यहाँ हमें जी से दर्शाना है गुरुत्वीयकर्षण बल पे, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ए का मान जो है वो जी ही होगा, ठीक है। बस बदल जाएगा, ए जी में बदल जाएगा, क्योंकि ये गुरुत्वीयकर्षण बल है। अतः F इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो m है हमारा द्रव्यमान और g जो है हमारा त्वरण, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों के मिश्रण से, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं अब क्या बना। तो हमारा बना एम जी इज इक्वल टू जी, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बिग एम स्मॉल एम यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम डी स्क्वायर, ठीक है। और यानी अब यहाँ से देखिए एम से एम गया, ठीक है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो अब बचा हमारे पास जी इज इक्वल टू जी एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जी बचा, जी आ गया, जी बचा, जी आ गया, बिग एम बचा, बिग एम आ गया, स्मॉल एम से कट गया, डी स्क्वायर, वैसे ये सब कुछ, ठीक है। तो यदि वस्तु की सतह पर अथवा उसके निकट, यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट है तो डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी, ठीक है। अगर वस्तु जो है वो सतह के निकट आ जाता है, यानी कि जो हमारा जो सरफेस है यानी जो सतह है उसके निकट आता है, यानी जो स्थान है उसके निकट आ जाता है, तो जो हमारा डी होगा वो आर के बराबर हो जाएगा, यानी रेडियस त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा, यानी तब त्वरण हो जाएगा, और जिस कारण वो जमीन में धंसता चला जाएगा जितना उसे त्वरण मिलेगा। तो जी इज इक्वल टू बिग जी एम आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर हो गया डी स्क्वायर के। तो ये था हमारा आंसर, आप इसे उतार लीजिए यहाँ से। बस आप इसे याद रखिए, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी बिग जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बिग एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से उतारिएगा, ये यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए लास्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 4, जी का मान पृथ्वी के विषुवतीय वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों है। तो अब जो जी का मान है वो विषुवत से शुरू नहीं होता, ध्रुवों से शुरू होता है। तो किस लिए होता है, पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। अब पहली से 5वीं तक पढ़ते थे तो हमें पता था कि यार पृथ्वी गोलाकार है, 6ठी में आए तो पता चला पृथ्वी गोलाकार नहीं है, थोड़ा और आगे आए तो पृथ्वी भैया अंडाकार है, फिर थोड़ा सा और आगे आए 8th क्लास में आए तो हमें पता चला पृथ्वी जो है वो संतरी की तरह है, चपटी है, ठीक है। तो फंसा के रखा हुआ है। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत की ओर जाती है। ये देखो, जो इसका वो केंद्र है वो ये रहा ऊपरी सतह पर, यानी ध्रुवों से। तो इसका जो शुरुआत होगी वो ध्रुवों से ही होगी, फिर ये केंद्र पे आएगा, केंद्र से आने से ये विषुवत रेखा पे चला जाएगा, यानी ध्रुवों से ज़्यादा विषुवत रेखा में इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत से अधिक हो जाता है, ठीक है। अब जो जी का मान है वो ध्रुवों पर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा पर वो जाता रहता है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।